हिंदी साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आप नए होंगे तो हिंदी साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके मन में कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल कीजिए। आज का जो वीडियो होगा, हिंदी के ऐसे प्रश्न और उत्तर और उत्तरों का स्पष्टीकरण जो एमसीक्यू के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण माने जाएंगे। दोस्तों, आज ऐसे वीडियो पर चर्चा करेंगे जो अक्सर ऐसे प्रश्न की लेवल के आधार पर, स्वरूप के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। आने वाले सेट एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट 114 और 115 असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। विशेषतः अलग अलग विद्वानों के मतों को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न पूछे जाएंगे। देखते हैं आज की वीडियो में ऐसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 1, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब वह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। प्रस्तुत पंक्तियां किस इतिहासकार की है? ऑप्शन है 4, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर है ऑप्शन क्रमांक डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। स्पष्टीकरण ग्रंथ, यह पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शुक्ल के कालजयी ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 की भूमिका प्रस्तावना में ली गई है। महत्व, यह हिंदी साहित्य के लेखन की सबसे बड़ी प्रसिद्ध कविता मानी जाती है। शुक्ल जी ने इतिहास को केवल कवियों का विवरण न मानकर उसे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। मुख्य विचार, शुक्ल जी के अनुसार साहित्य हवा में पैदा नहीं होता है, बल्कि वह समाज की चित्तवृत्ति, मानसिक सोच से पैदा होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। उन्होंने इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का अनुकरण किया, जिसमें जाति, वातावरण, क्षण विशेष को महत्व दिया जाता है। बाबू श्याम सुंदर दास, प्रश्न क्रमांक 2, बाबू श्याम सुंदर दास लिखित हिंदी भाषा और साहित्य पुस्तक कितने अध्यायों में विभक्त है? 12, 16, 10 और 8। उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक सी, 10। कैसे? स्पष्टीकरण, लेखक और पुस्तक। बाबू श्याम सुंदर दास 1875-1945 हिंदी के एक महान मनीषी और नागरिक प्रचार सभा के संस्थापक के रूप में थे। उनकी पुस्तक हिंदी भाषा और साहित्य सन 1930 हिंदी साहित्य के इतिहास और भाषा विज्ञान के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण आधारस्तंभ मानी जाती है। विभाजन, यह पुस्तक 10 अध्यायों में विभाजित है। इन अध्यायों में उन्होंने हिंदी भाषा की उत्पत्ति, विकास और साहित्य के विभिन्न कालखंडों जैसे वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल पर बहुत ही संतुलित और वैज्ञानिक विवेचन किया है। विशेषता, बाबू श्याम सुंदर दास ने इस ग्रंथ में भाषा और साहित्य दोनों को एक साथ जोड़कर देखने का प्रयास किया है। उनकी दृष्टि साम्यवादी थी, जहां उन्होंने शुक्ल जी की प्रवृत्तियों और भाषी विकास को एक सूत्रों में पिरोया है। प्रश्न क्रमांक 3, सन 1970 में लिखी हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? देखो, ऐसे ही प्रश्न एमपीएससी के लिए तथा सेट और नेट के लिए 100 में से 100% आ सकते हैं। हिंदी साहित्य दीप जो है एक विशेष मार्गदर्शन कोर्स उपलब्ध कराकर दे रहा है, जिसके अंतर्गत आपको 114 और 115 एडवर्टाइजमेंट 114 और 115 एमपीएससी एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा अधिवक्ता के लिए एक विशेष मार्गदर्शन कोर्स उपलब्ध कराकर दे रहा है, जिसके अंतर्गत आपको सभी इकाइयों के पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे। साथ में आपको 10 सेट और नेट के लिए टेस्ट सीरीज दी जाएगी। एक टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे। इसका अर्थ है कि आप पहले से ही 1100 प्रश्नों से आप परिचित हो रहे हैं। और याद रखिए, 114 और 115 के लिए जो है पेपर में नेगेटिव सिस्टम होगी, इसलिए आपको समय को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को छोड़ना, प्रश्नों को पढ़ना
और समझकर उसका उत्तर लिखना बहुत अति आवश्यक माना जाएगा। इसीलिए सेट तथा नेट तथा एमपीएससी 114 और 115 के लिए विशेष मार्गदर्शन कोर्स के अंतर्गत आपको ऑल एग्जाम कट्टा ऐप के अंतर्गत भी आप उससे जुड़ सकते हैं। साथ में आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पूरी विश्लेषण के साथ आपको जानकारी दी जाएगी। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर मोहन अस्थाई अवस्थी। डॉक्टर मोहन अवस्थी स्पष्टीकरण। लेखक का परिचय। डॉक्टर मोहन अवस्थी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रमुख विद्वान और इतिहासकार रहे हैं। पुस्तक की विषय वस्तु। हिंदी साहित्य का अध्यतम इतिहास सन 1970 का प्रकाशन उस समय जब हिंदी साहित्य में नई कविता और नई कहानी का दौर चल रहा था। इस ग्रंथ की मुख्य विशेषता यह है कि यह परंपरा से चले आ रहे इतिहास को केवल दोहराता नहीं बल्कि आधुनिक और सामाजिक प्रवृत्ति को विस्तार से रेखांकित करता है। अन्य विकल्प और उसकी पुस्तकें। डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री, उन्होंने हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा सन 1930 में। डॉक्टर विजयपाल सिंह, केशव का आचार्य तत्व और रीतिकाल साहित्य पर शोध के लिए जाना जाता है। कृष्णलाल, इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास सन 1942 में महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। प्रश्न क्रमांक 4। नहीं भाई, पाप पुण्य की समीक्षा मुझसे न होगी। जज हूँ, कानून तराजू की मर्यादा जानता हूँ। यह कथन किस कृति की कथा वस्तु में संबंधित है या कथा वस्तु से संबंधित है? चित्रलेखा। ऑप्शन क्रमांक बी कृत रचयिता। यह प्रसिद्ध उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा 1934 में लिखा गया। विषय वस्तु। यह एक दार्शनिक उपन्यास है जो पाप और पुण्य की व्याख्या करता है। कहानी में दो शिष्य श्वेतांग और विशाल देव अपने गुरु रत्नांबर के आदेश पर यह जानने के लिए निकलते हैं कि पाप क्या है। संदर्भ। उपरोक्त कथन उपन्यास में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आता है जहां न्याय और नैतिकता के बीच द्वंद्व को दिखाया गया है। यह उपन्यास यह निष्कर्ष निकालता है कि संसार में पाप पुण्य नहीं, वह केवल पूर्व मनुष्य की परिस्थिति और दृष्टिकोण का परिणाम है। त्यागपत्र जयनंद कुमार की मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, जबकि अरे आयवर रहेगा याद आगे का यात्रा वर्णन है। 5वां प्रश्न। मेरा मन करता है कि कालिदास भी तुकाराम थे, तुक मिलाने में मौजे वालगिलास। प्रस्तुत वाक्य किस निबंध से संबंधित है? देवदारू इस निबंध से संबंधित है। निबंधकार ललित निबंधकार के सम्राट आचार्य हास्य प्रसाद द्विवेदी जी का ये निबंध है। निबंध की विशेषता देवदारू उसके मुकुट और अशोक फूल की तरह ही एक सांस्कृतिक विचारधारा से संबंधित निबंध है। उन्होंने देवदारू वृक्ष को बहाने भारतीय संस्कृति, सौंदर्य और लोक जीवन की व्याख्या की है। कथन का अर्थ यह होगा कि द्विवेदी जी ने इस निबंध में महाकवि तुलसीदास की तुलना मराठी संत तुकाराम से करते हुए सहजता और काव्य कौशल्य को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखा है। वे कालिदास को केवल अभिजात कवि न मानकर उन्हें लोक संवेदना से जुड़ा हुआ मौजी रचनाकार मानते हैं। अन्य विकल्प मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र प्रसिद्ध निबंध है। 6वां प्रश्न। बसंती निम्नलिखित में से किस कहानी की स्त्री पात्र है? वापसी कहानी उषा प्रियवंदा की प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी कहानी आंदोलन की एक मील का पत्थर मानी जाती है। पात्र परिचय। बसंती मुख्य पात्र गजधर बाबू की बेटी। वह आधुनिक पीढ़ी की एक प्रतिनिधित्व करती है जिसे अपनी माँ और पिता के प्रति सोच में आत्मीयता नहीं जो पुरानी पीढ़ी की उम्मीद करती है। कहानी का सार। यह कहानी रिटायर होकर एक लौटे गजानन बाबू के अपने परिवार के अजनबी हो जाने के और अंत वापस अकेलेपन की ओर लौट जाने के एक चीनी मिल के नौकरी पर जाना और मर्म स्पर्श कथा है। बसंती का चरित्र पीढ़ी अंतराल को बखूबी दर्शाता है। अन्य विकल्प बरेंद्र निर्मल वर्मा की एक लतिका है और तीसरी कलम रेणु जी की हिराना और हीराबाई प्रस्तुत है। मानभट्ट की आत्मकथा उपन्यास कुल कितने उच्छ्वासों में विभाजित है? 20। ऑप्शन क्रमांक बी 20। स्पष्टीकरण। लेखक और शैली। मानभट्ट की आत्मकथा सन 1946 में आचार्य प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया काल्पनिक उपन्यास है। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। हर्षकालीन भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन का चित्रण करता है। विभाजन। यह उपन्यास कुल 20 उच्छ्वासों अध्यायों में विभाजित है। संस्कृत साहित्य की परंपरा में गद्य काव्यों अध्यायों को अक्सर उच्छ्वास कहा जाता है, जिसका निर्वहन द्विवेदी जी ने अपने उपन्यास में किया है। मुख्य पात्र
बानभट्ट, नायक, निपुणिका, न्यूनिया और बोटेनी। महत्वपूर्ण उपन्यास नारी सम्मान और मानव मूल्यों की स्थापना करता है। इसकी प्रसिद्ध पंक्तियां स्त्री शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। द्विवेदी जी ने इसे बानभट्ट की खोज हुई आत्मकथा के रूप में प्रस्तुत किया है, जो मिस कैथरीन माध्यम से उन्हें प्राप्त हुई। यह एक साहित्यिक युक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सी कविता केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। सही ऑप्शन है हिंदुस्तान की राजनीति। बाकी सब केदारनाथ के हैं। पूरा हिंदुस्तान मेरा, देश में लगी आग को, देश मेरा तुम्हारी छाती की मिट्टी में जाऊंगा आदि। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। हिंदुस्तान की राजनीति उनकी रचना नहीं है। अन्य विकल्पों की स्थिति इस प्रकार है। पूरा हिंदुस्तान ये केदारनाथ अग्रवाल प्रसिद्ध कविता है। देश मेरे लगी आग को यह प्रगतिशील चेतना से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कविता है। देश मेरे देश तुम्हारी छाती की मिट्टी में हो जाऊं यह केदारनाथ अग्रवाल की देश प्रेमी की मिट्टी की जुड़ाव को व्यक्त करने वाली कविता मानी जाती है। ग्रेसन की दूसरा प्रश्न, ग्रेसन की दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने अपने ग्रंथ के आधार स्रोत के रूप में तासियों शिव सिंह सेंगर के ग्रंथों को अतिरिक्त भक्तमाला, गोसाई चरित्र, हजारा, काव्य संग्रह आदि 17 रचनाओं का उल्लेख करते हुए स्थान स्थान पर मूलाधाराओं के संदर्भ संकेत भी दिए हैं। यह कथन किस इतिहासकार का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन क्रमांक बी। कैसे? यह प्रसिद्ध कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में जॉर्ज ग्रेसन के इतिहास लेखन की विशेषताओं और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले आधार स्रोत पर वर्णन करते हुए लिखा है। मूल संदर्भ, शुक्ल जी ने ग्रेसन के ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की सराहना करते हुए कहा था। उन्होंने केवल तासी या सेंगर पर निर्भर न रहकर अनेक आधा ग्रंथों का सहारा लिया था। महत्व, यह कथन ग्रेसन को एक शोधकर्ता के रूप में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आशा है ये 10 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। मुझे आशा है कि आप हिंदी साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। मैं ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर आता हूँ। साथ में नए नए एडवर्टाइजमेंट, रिक्वायरमेंट, जॉब वैकेंसी को लेकर मैं प्रतिदिन एक दो दिन के बाद या 2-4 दिन के बाद जैसे जैसे वैकेंसी आती है वैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। मेरा उद्देश्य है कि आप पढ़े, ज्ञान में आपकी बढ़ोतरी हो और करत करत अभ्यास जड़मति सुजान हो। इस वाक्य को ध्यान में रखिए और आप आगे बढ़िए। बहुत बहुत आभार। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों को भी भेज दीजिए।